अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आप सब लोगों के घरों में खैर आफ़ियत होगी। आज हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है बैलेंस डाइट का। अगर आपने देखें तो हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने तमाम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात की कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जब भी न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को हम अच्छे अंदाज से अपनी खुराक में किस तरीके से शामिल करके इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वर्ड बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस डाइट है क्या। तो ये बैलेंस डाइट की अगर बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो तमाम के तमाम आपको प्रॉपरली जो है वो उसकी जो इनटेक है वो करें, और जिसके साथ आपकी किसी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ना आए। सो इट शुड इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट प्रोपोर्शन। या दूसरे मायनों में अगर हम कहें कि ये तमाम अशिया जो हैं या दूसरे मायनों में तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको सही तवाज़न में इस्तेमाल करना, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। कि कोई चीज़ कितनी हमें रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए। So maintaining a balanced diet is crucial for overall health and well-being. It provides the body with nutrients it needs, function effectively, and reduces the risk of chronic diseases. क्रोनिक डिजीज़ खास करके जिसमें हम कहते हैं ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आती हैं। और ओबेसिटी को फिर हम कहते हैं कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। तो उसके लिए आपका बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। सो यू कैन अचीव ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एंड फोकसिंग ऑन होल मिनिमली प्रोसेस्ड फूड से मुराद ये है जिनमें हम मुख्तलिफ़ अंदाज से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं या आर्टिफिशली उसमें वो चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसके साथ उसको जायकादार बनाया जाता है या मसाले ऐड किए जाते हैं। तो उनके लिए और पैकिंग फूड्स होती हैं या उसको पैकिंग में किया जाता है, तो दोज आर कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड। तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम ये बात करें कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं बैलेंस डाइट के, तो कंपोनेंट्स बैलेंस डाइट के सेम वही हैं जो कि हम बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिशंस में हमने डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स पढ़े, जो कि न्यूट्रिएंट्स पढ़े, जिसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात की थी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात की थी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनको हम कहते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फैट्स और ऑयल्स जिनको हम कहते हैं, और प्रोटीन है। जबकि साथ में वाटर है वो भी इसी कैटेगरी में आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। जबकि दो न्यूट्रिएंट्स जिनको हम कहते हैं विटामिन्स और मिनरल जो हैं, ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और आपको मिनट क्वांटिटी में रोज़ाना की बुनियाद में दरकार है। एक दफ़ा इसको बैलेंस डाइट को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कौन कौन से इसके न्यूट्रिएंट्स में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो ये 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स शामिल होने चाहिए। हर न्यूट्रिएंट का पेक्यूलियर या स्पेसिफिक फंक्शन है जिसकी वजह से उसकी हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस जो होती है हमारी हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम इसको बर्ड्स आई व्यू के तौर के ऊपर हम देख लेते हैं कि इस वैसे तो हमने इसको सारा डिटेल में पीछे डिस्कस करके आए हैं, मगर ये देख लेते हैं कि किस न्यूट्रिएंट का क्या काम है। और फिर हम देखेंगे कि जब भी हमने अपनी बैलेंस डाइट बनानी है तो उसमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैलेंस डाइट बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट में कौन से न्यूट्रिएंट का क्या फ़ंक्शन है और उसकी हमारे बॉडी में किस हिसाब से ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको कि हम कहते हैं कि प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी का, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंक्लूड इसकी अगर हम देखें कि कहाँ से ये मिलता है, तो इसके सोर्सेज में होल ग्रेन सच एज ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट ब्रेड्स एंड कनुआ। तो इसके अलावा लिमिटेड रिफाइंड ग्रेन्स एंड एडिड शुगर। कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें इसके जो
ओरिजिनल सोर्सेज है उसका इस्तेमाल करें और इसको लिमिटाइज करें या उसको महदूद करें किसमें कि रिफाइंड ग्रेन्स एंड एडिड शुगर्स कि जिसमें शुगर्स को ऐड किया जाता है या जिनको रिफाइन किया जाता है जिन डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम अपनी खुराक में कम इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर हम बैलेंस डाइट में दूसरे न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो हमारे बॉडी में फंक्शन होता है वो वैसे तो बेशुमार फंक्शंस हैं, जो मेजरली जिस फंक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ है। सो प्रोटीन के सोर्सेज में एनिमल सोर्सेज भी हैं, प्लांट सोर्सेज भी हैं, और एनिमल सोर्सेज को हम कहते हैं कि ये कंप्लीट प्रोटीन है, इस वजह से इसको प्रेफर भी करते हैं। मगर ये जो वेजिटेबल प्रोटीन है या उसमें हम कहते हैं कि प्लांट सोर्सेज की या फ्रूट सोर्सेज में जो आ जाते हैं, तो वो वाली प्रोटीन को हम ज़्यादा प्रेफर इस वजह से करते हैं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो सोर्सेज में इंक्लूड लीन मीट्स, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, बीन या नट्स एंड सीड्स हैं। इसी तरीके से थर्ड न्यूट्रिएंट की बात करें जो कि एनर्जी प्रोवाइडेड है, उसमें हम कहते हैं कि फ़ैट्स हैं जिनको कि हम लिपिड्स में कैटेगराइज करते हैं कि फ़ैट्स और ऑयल की सूरत में। तो फैट्स के भी बॉडी में मेजर फंक्शन है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग विटामिन्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स। ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा ये विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी मदद देता है। और विटामिन कौन से एब्जॉर्ब, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो 4 विटामिन्स हैं, ए, डी, ई और के। So focus on healthy fats like those found in avocados, nuts, seeds, olive oil and fatty fish के ये हम कहते हैं कि जो एक तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए और जो कि हम कहते हैं हार्ट हेल्दी भी होते हैं, तो उसमें भी मुफा और फूफा होते हैं, तो मुफाज को हम प्रेफर करते हैं। वैसे दोनों ही अच्छे काउंट होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मगर इसमें जैसे हमने कहा कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर बेटर, सो इसमें हमें लिमिट करना चाहिए जो कि सेचुरेटेड फैट्स हैं जिसमें फाउंड इन रेड मीट्स एंड बटर, एंड अवॉइड ट्रांस फैट्स जो कि फाउंड इन मैनी प्रोसेस्ड फूड, कि जो प्रोसेस्ड फूड की जाती हैं इनको आर्टिफिशली जायके से साथ उनको तैयार किया जाता है, तो उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं, तो उसमें हमें चाहिए कि उसको हम महदूद इस्तेमाल करें, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स हैं, दोनों हमें मिनट क्वांटिटी में रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होते हैं। सो ये वैसे तो इनमें कोई कैलोरीज नहीं होती, ना विटामिन्स में और ना मिनरल में, मगर वाइटल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन एंड मेंटेनिंग हेल्थ, कि आपके बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में और आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में इनका रोल होता है। सो इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू इंश्योर द ब्रॉड इनटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल। तो इसका अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो ये आपको वाफर मिकदार में आपको मिलेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है आपके जो अर्थ से, जहाँ से कि इसकी प्रोडक्शन होती है। सो डार्क लेफी ग्रीन्स, इसमें बेरीज़ हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, जिसमें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर्स एट्सेट्रा आर पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट डेंस होती हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम देखें तो पॉलीसेचराइड में एक हमने टाइप पढ़ी थी, दैट वाज कॉल्ड फाइबर्स के, या दूसरे मायने में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का वो एक पार्ट होते हैं, और फाइबर्स आर वेरी गुड फॉर गट हेल्थ, या दूसरे मायनों में ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। सो फाइबर्स का भी इस्तेमाल हमें रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए। सो एड्स डाइजेशन एंड हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, जिसमें कि इसकी अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ये होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स में आपको अवेलेबल होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कहते हैं कि फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट है, जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, सर्दियों में तो अक्सर यही काम होता है, और आम हालात में भी जितनी देर तक हमें प्यास नहीं लगती हम पानी नहीं पीते, बावजूद इसके कि इसमें कैलोरीज नहीं होती, मगर आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में और आपके बाउल सिस्टम को और आपके बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस को बहाल रखने के लिए वाटर इज़ अ क्रूशल एलिमेंट। सो essential for hydration, digestion and almost every bodily function। सो वाटर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
सो पानी की मिकदार भी जो कि हमारे बॉडी की डेली नीड है उसके मुताबिक हमें लेनी चाहिए। सो एम टू ड्रिंक एट लीस्ट 8 कप्स, जो कि कम से कम 2 लीटर बनता है, ऑफ वाटर टू a day more if you are active or लिव इन अ हॉट क्लाइमेट के। अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अगर आपका है तो उसका इंटेक बढ़ जाएगा। इस पर हमने बात की थी कि अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि कैफ़ीन होती है, या चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी आप इस वाटर का और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपका यूरिनेशन प्रोसेस तेज़ कर देती हैं। तो 8 औंस उसमें अपने जो डेली का वाटर इनटेक है उसमें आप ऐड ऑन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए फिर आप और ऐड ऑन करेंगे, एटलीस्ट 16 औंस पर डे आपका वाटर इनटेक उसमें अच्छा और होना चाहिए। और इसी तरीके से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उसमें स्वेटिंग रेट बढ़ जाता है। सो आम नॉर्मल वाटर इनटेक से आप 16 औंस और उसमें वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे। सो अगर हम बात करें बैलेंस डाइट की, तो वो इन तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है जो कि हमने बात की, जिसमें हमने कहा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, और हर एक न्यूट्रिएंट का अपना पेक्यूलियर फंक्शन है हमारे बॉडी में। सो वी हैव टू टेक इन अ बैलेंस्ड वे, और इसका हर न्यूट्रिएंट का आपके बॉडी में डिफरेंट रोल होने की वजह से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए कि कौन से बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या खाना चाहिए, और इसको रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी खुराक में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए, मगर एक तवाज़न के तरीके से। और कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जैसे हम कहते हैं, तो इसी तरीके से खुराक में भी आप ना तो भी सिर्फ और सिर्फ फैट्स का यूज़ करते रहें या प्रोटीन का करते रहें या उसमें कार्ब्स का करते रहें, तो इसमें भी हम मुख्तलिफ़ अंदाज से खुराक की मैयड क्वांटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जितनी भी फंक्शनिंग है हमारे बॉडी में वो अच्छे अंदाज से हो सके। सो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जब हम किसी की भी बैलेंस डाइट को बनाते हैं, उसका बैलेंस डाइट का प्लान करते हैं, तो उसमें बैलेंस डाइट प्लान करते वक्त कौन से अवामल है जिनको कि हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो उसमें डिफरेंट अवामल हैं कि जब भी मैं अगर अपनी बैलेंस डाइट बनाऊं या आप में से किसी की बनाएं बैलेंस डाइट, तो वो वाले फैक्टर्स को हमने ज़रूर ज़हन में रखना है कि जब भी हमने किसी की मतवाज़न ग़ज़ा बनानी है। तो सबसे पहले हमने एज के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखना है कि कोई किसी की एज कितनी है जिसकी आप बैलेंस डाइट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डिफरेंट एज ग्रुप में हमारी बॉडी की नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स की, अगर बात करें तो इस एज में नीड मोर न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के आपको वो वाले न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद देते हैं। उसमें कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सो आपका इनटेक फिर उसके मुताबिक आपकी जब बैलेंस डाइट बनेगी तो उसका पोर्शन जो होगा नॉर्मल डाइट से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होगा। इसी तरीके से एडल्ट्स की अगर बात करें, रिक्वायर ए डाइट दैट मेंटेन्स हेल्थ एंड प्रिवेंट्स क्रोनिक डिजीज़, कि जब आप बालग हो जाते हैं तो उसमें फिर वो इस तरीके की चीज़ें जो कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर या आपका ओबेसिटी की तरफ लेके जाएं, उनसे फिर आपने अवॉइड करना होता है। इसी तरीके से एल्डरली जब आप ओल्ड एज में हो तो मे नीड मोर कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12 वाइल रिक्वायरिंग फ्यूअर कैलोरीज ड्यू टू स्लोअर मेटाबॉलिज्म, कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो गया होता है, तो इस तरीके की चीज़ों को आप कम फिर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल दोनों के बॉडी की कहते हैं कि शेप्स डिफरेंट है, उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, और उनके हम कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बॉडी की उनकी वो डिफ़र करती हैं। सो तो एज बीइंग जेंडर के तौर के ऊपर मेल और फीमेल की, तो मेन की पहले बात करें तो जनरली हैव हायर कैलोरीज एंड प्रोटीन नीड्स ड्यू टू लार्जर मसल मास, क्योंकि उनका लीन बॉडी मास या बॉडी मास ज़्यादा होता है तो उसके लिए उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मस्कुलर वेट के लिए वी नीड मोर प्रोटीन। जबकि वुमेन की बात करें तो नीड मोर आयरन, कि उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या विटामिन B9 की, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल एंड may require more calcium and folic acid especially during pregnancy,
और प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको ड्यू टू बेबीज़ डेवलपमेंट उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है वो ज़्यादा होती है। और फिर इसके अलावा इनके आफ्टर मेनोपाज, तो वो हम कहते हैं कि आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज इनकी बोन मास डेंसिटी जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो ऑस्टियोप्रोसिस का अमल ज़्यादा तेज़ होने के चांसेस होते हैं। सो उसमें भी इनका कैल्शियम और विटामिन डी का जो है वो पार्ट जो होता है वो ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। सो जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी जब आपने किसी का डाइट बनाना है बैलेंस डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। जेंडर के बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि जब भी आप किसी की बैलेंस डाइट तश्कील देते हैं तो उसमें किस पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी लेवल, कि आपकी रोज़ाना की एक्टिविटी क्या है। एक डेस्कटॉप पे बैठा रहता है शख्स, या एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहा है और एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है, या लेबरिंग का वर्क कर रहा है, तो हर एक की डिमांड डिफरेंट होगी। इसी तरीके से उसमें भी मेल और फीमेल की में देखा जाता है कि बाज़ मेल्स ज़्यादा एक्टिव हम कहते हैं कि वो होते हैं कि उनकी जॉब्स ओरिएंटेड होती हैं, मगर ये चीज़ें अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती। मगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि आपकी एक्टिविटी कौन सी है, कई लोग ऐसे हैं जो कि बैठी हुई जॉब करते हैं बैठ के, जैसे कि लाइक कंप्यूटर के जो है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई डेस्कटॉप की जॉब कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, केपीओ है, कोई लेक्चरर है, तो उनका उस तरीके से वर्क नहीं है। एक गार्डनर है और या वो एक लेबर वर्क में है या कोई एक मार्केटिंग का शख्स है, तो उसके बॉडी की डिमांड उसकी एक्टिविटी के हवाले से फिर उनकी खुराक में वो वाले इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करते हैं। सो एक्टिविटी लेवल की बात करें तो सेडेंट्री इंडिविजुअल्स रिक्वायर फ्यूअर कैलोरीज बट स्टिल नीड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, जबकि एक्टिव इंडिविजुअल्स की बात करें तो मोर कैलोरीज, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड टू फ्यूल फिजिकल एक्टिविटी एंड एड रिकवरी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट हम फैक्टर को जहन में लाते हैं जब बैलेंस डाइट बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में बात करें तो आपकी सेहत कैसी है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, शुगर तो नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आपकी खुराक में जिनके साथ इसके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। या आप ओबीस तो नहीं, आपका बीएमआई ठीक है। सो क्रोनिक डिजीज कंडीशन लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन require specific dietary adjustment, likewise low sugar for diabetic and low salt for hypertension। जबकि इसी तरीके से एलर्जीज़ एंड इंटॉलरेंस के कई लोगों को कई चीज़ें जो होती हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स में। इसी तरीके से कई को प्रोटीन डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होती। रेनिन और जेलेटिनेज एंजाइम बाज़ अवत उस तरीके की उनकी प्रोडक्शन नहीं होती जिसकी वजह से प्रोटीन उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती। इसी तरीके से बाज़ अवत आपके लाइपेज कोई सही तरीके से वर्क नहीं करती, तो आपके लिपिड्स वाली जो डाइट होती है वो सही नहीं होती, उस आपके लिए उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। सो एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस की बात करें, नीड टू अवॉइड सर्टन फूड्स दैट कैन काज एडवर्स रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर दी सीलियक डिज़ीज़, के सीलियक डिज़ीज़ वालों के लिए ग्लूटेन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए हम ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और फैक्टर दैट इज़ कंसिडर्ड व्हाइल यू आर गोइंग टू प्लान बैलेंस डाइट, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक रेट। पर्सन टू पर्सन मेटाबॉलिक रेट डिफर करता है। सो हाई मेटाबॉलिज्म इंडिविजुअल विद हाई मेटाबॉलिक रेट में रिक्वायर मोर कैलोरीज, जबकि लो मेटाबॉलिज्म वाले जो इंडिविजुअल्स विद अ लो मेटाबॉलिक रेट में नीड फ्यूअर कैलोरीज टू अवॉइड वेट गेन। इसके अलावा एक और है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स, कि आप किस कल्चर में रहते हैं, आपके क्या उसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके इत्क़ादात क्या हैं, और उसके मुताबिक कई कई चीज़ें मुख्तलिफ रिलीजियस में मना की गई हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप अपनी खुराक में उस तरीके की चेंजेस लेके आते हैं डाइट बनाते वक्त। सो कल्चरल डाइट्स में बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन इन्फ्लुएंस डाइटरी पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन डाइट्स या एशियन डाइट्स जो हैं उसमें आप देखें तो उनके कल्चर्स वो डिफरेंट हैं। कहीं पे मछली और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पे रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप किस कल्चर में रहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इसके अलावा रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, सर्टन रिलीजियस में रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक फूड्स, फॉर एग्जांपल हलाल, कोशर, वेजिटेरियनिज्म इन हिंदुइज्म, कि आपके कई हम मुसलमानों में
वो हलाल फूड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसे जानवर का नहीं इस्तेमाल करते जो कि हराम हो। इसकी इसी तरीके से हिंदुइज़्म में वो ज़्यादातर वेजिटेरियन कई लोग होते हैं, और वो उसका मीट जो है वो बीफ का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा पर्सनल प्रेफरेंसेस, कि जब आप बैलेंस डाइट किसी की भी बनाते हैं तो हर एक का अपना अपनी वो चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या उसकी कोई ज़्यादा पसंदीदा है, तो आप उसके अल्टरनेट के तौर के ऊपर जो चीज़ उसको नहीं पसंद उसके तौर के ऊपर वो पर्सनल प्रेफरेंसेस को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं उसकी, और कुछ एथिकल चॉइसेस हैं। टेस्ट प्रेफरेंसेस में बात करें तो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैन इन्फ्लुएंस द फूड चॉइसेस। इसी तरीके से एथिकल चॉइसेस की बात करें तो सम में चूज़ वेजिटेरियनिज्म और वेजिनिज्म बेस्ड ऑन दी एथिकल कंसिडरेशन, के कई लोग गोश्त नहीं खाते तो वो सिर्फ सब्जी के ऊपर गुजारा करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस, कि आपकी पॉकेट आपके लिए कितना अफोर्ड करती है या फाइनेंशियली आप कितना आपको इसमें है, तो अफोर्डेबिलिटी काउंट करती है। सो असेस टू वेरियस हेल्दी फूड्स कैन बी लिमिटेड बाय इनकम। और इसी तरीके से अवेलेबिलिटी, सम एरियाज में हैव लिमिटेड एक्सेस टू फ्रेश प्रोड्यूस एंड होल फूड्स। कई जगह के ऊपर कई चीज़ें उस तरीके से दस्तयाब नहीं होती जिस तरीके से कि कई जगह के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान, फैक्टर्स दैट डिटरमिन्स अ बैलेंस डाइट, कि आप कोई की भी बनाएं। उसके अलावा एक है जोग्राफिकल लोकेशन, कि आपका क्लाइमेट और आपकी सीजनेबिलिटी कैसी है। कई कई ममालिक हैं जहाँ पे कि सारे सीजन्स उस तरीके से नहीं है। वी आर ब्लेस्ड एज बीइंग पाकिस्तानी दैट वी हैव ऑल 4 सीजन्स। तो इसमें क्लाइमेट एंड सीजनेबिलिटी की बात है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन फूड्स कैन डिपेंड्स ऑन दी सीजन्स एंड लोकल क्लाइमेट। इसके अलावा लोकल कुजीन की बात करें तो ट्रेडिशनल फूड्स एंड कुकिंग मेथड्स कैन इन्फ्लुएंस डाइट। जैसे इटालियन पिज़्ज़ा है और मुख्तलिफ जो हैं टेस्ट हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि मुख्तलिफ कुजीन्स या दूसरे मुख्तलिफ तरीके की जो रवाज हैं वहाँ के, और जो चीज़ें वहाँ की पेक्यूलियर फूड्स हैं, वो भी आपके इसके बैलेंस डाइट का पार्ट बनते वक्त उन चीज़ों का भी आप ख्याल रखते हैं। स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस, जैसे कि ख़ास करके फीमेल की जब हम बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि एक प्रेगनेंसी और एक लैक्टेशन पीरियड, कि जब वो बच्चों को दूध फीड करवा रही होती हैं, तो उसमें भी स्पेसिफिक नीड्स ऑफ बैलेंस डाइट्स हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड में इंक्रीज नीड फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम। जबकि इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में, कि शीर ख्वारी के अमल में और उसमें बच्चों के, और इसमें अर्ली चाइल्डहुड में नीडेड फॉर हाई फैट फूड्स फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट फिट साइज फिट फॉर ऑल। अगर हम बात करें तो जब भी आप मुख्तलिफ स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस में भी हम उसके मुताबिक उसको न्यूट्रिशन को, बैलेंस डाइट को प्लान करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कि फैमिली हिस्ट्री है, कि कई थोड़ा सा फैट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो मोटापे की तरफ ज़्यादा जल्दी माइल हो जाते हैं, या उनकी कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़, हार्ट डिजीज़ हैं जो कि उनको जेनेटिक्स में मिलती हैं, तो वो फिर उस चीज़ों का, ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा हाई फैट वाली होती हैं तो उनका इस्तेमाल कम करते हैं। सो फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक predisposition can influence the dietary needs, likewise risk of heart disease, lactose intolerance। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कि नफसियाती तौर के ऊपर आपको कई चीज़ें जो होती हैं, आपका जहन नहीं मान रहा होता, कि आपको पसंद नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ कैन इम्पैक्ट द ईटिंग हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल चॉइसेस। सो अगर ये हम देखें तो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट 12 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बैलेंस डाइट। तो ये वो फैक्टर्स हैं, जब भी आप किसी की डाइट प्लान कर रहे हैं बैलेंस डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो यू मस्ट कंसिडर सच सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, ताकि वो खुराक उसकी अच्छी बन सके। सो इन ऑल ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेज। इट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ वेरियस पर्सनस एंड एक्सटर्नल फैक्टर टू मीट इंडिविजुअल नीड्स। सो जब भी आप किसी की बैलेंस डाइट बनाएं तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कि आप उस टिप्स के मद्देनज़र रखते हुए आप बैलेंस डाइट बनाएंगे तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं तो वो सारे कवर हो जाएंगे। लाइकवाइज सबसे पहले अगर टिप की बात करें तो दैट इज़ वैरायटी।
तो हम कहते हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। सो खुराक में वेरिएशन लेके आएँ, वैरायटी लेके आएँ, हर चीज़ खाएँ, कोई ये नहीं कि दालें खा लीं, गोश्त खा लिया या सब्जियां खा ली। सो ट्राई टू ईट वैरायटी ऑफ फूड, तो आपको ऑटोमेटिकली तमाम न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो इनफ क्वांटिटी में मिलेंगे जितनी कि आपकी ज़रूरत है। So eat a wide range of foods to ensure you get all the necessary nutrients. इसके अलावा मास्टर पोर्शन कंट्रोल के, मास्टर पोर्शन कंट्रोल के आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपकी खुराक में शामिल होती है, जैसे हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मास्टर पोर्शन, के वो अबाउट 45 to 65% ऑफ न्यूट्रिशन जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स पे होती है, तो वो लेना है, तो उसका कंट्रोल करें। सो बी माइंडफुल ऑफ पोर्शन साइजेस टू मेंटेन द हेल्दी वेट एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। इसके अलावा बिवेयर ऑफ प्रोसेस्ड फूड, के वो जो कि खुराक को प्रोसेस करके बनाया जाता है, ऐसी या पैकेट फूड जो होती है या पैक्ड फूड जो होती है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। सो प्रोसेस्ड फूड्स ऑफन हाइड एडिड शुगर्स, अनहेल्दी फैट्स एंड साल्ट्स विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ। इसके अलावा रेगुलर मील्स का इस्तेमाल करें। रेगुलर मील से मुराद के ये शॉर्ट मील्स लें, एकदम से भरपूर अंदाज से भरपेट पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाएं, और यही हमारा इस्लाम भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो साइंस तो अब कह रही है, हमारा मज़हब हज़ारों साल पहले जो है इसकी तलकीन करता है। सो रेगुलर मील्स लें, शॉर्ट मील्स लें दिन में, और ये अपने आप को फाकों पे ना रखें। आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने फाके ना करें, जिसकी वजह से आपका BMR डिस्टर्ब होता है, या जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो आपका डिस्टर्ब होता है। ट्राई टू हैव रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स एंड अवॉइड ओवर ईटिंग लेटर। इसी तरीके से कुकिंग मेथड के उसमें कोशिश करें कि बजाय उसमें कि फ्राइड और हाईली कुक्ड आइटम्स के इस्तेमाल के लिए जाने के बजाय प्रेफर टू स्टीमिंग, ग्रिलिंग एंड बेकिंग ओवर फ्राइंग टू रिड्यूस टू एडिड फैट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के माइंडफुल ईटिंग, कि ईट स्लोली एंड रिकग्नाइज हंगर एंड फुलनेस क्यूज, कि आपको खुद से पता चले कि अब आपकी को भूख महसूस हो रही है, कि आपकी वो फुलनेस हो गई है। तो जब भी आप खाएं तो इसको दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए खाएं। So these are the things when we are going for बैलेंस डाइट। तो उसमें हमने देखा कि बैलेंस डाइट है क्या, बैलेंस डाइट के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैलेंस डाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, बैलेंस डाइट के जो इंग्रेडिएंट्स या दूसरे मानों में वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमने वो भी देखा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और वो फैक्टर्स देखे जो कोई बैलेंस डाइट प्लान करते वक्त हमारी ज़रूरत होती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने वो देखी हेल्दी टिप्स, कि जब भी हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें तो इन 6 टिप्स को हम अगर देख लें तो उसके लिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।